हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, राज एजुकेटर का अंतिम वार, अंतिम युद्ध करेगा राज एजुकेटर, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। एक ही क्लास में पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से पहले कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ही शानदार और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सार संग्रह कलेक्शन, जिसमें आप एक ही क्लास में कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। जिसमें शामिल किया गया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ में आपको जुड़ना है और लगातार क्लास के साथ में बने रहना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। यदि आप 1-1.5 घंटे की क्लास में मेरे साथ में बने रह करके, मेरे साथ में जुड़े रह करके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल एक ही क्लास में कंप्लीट 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी, जो आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिल्कुल मेरे दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार धमाका एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। निम्नलिखित में से भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज होता है भ्रूणपोषी और दूसरा बीज होता है अभ्रूणपोषी। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है, भ्रूणपोषी और दूसरा अपने पास में आ जाएगा अभ्रूणपोषी बीज। यहां पर पूछ रहा है भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण मक्का होगा, गेहूं होगा, बाजरा होगा, उपयुक्त सभी होंगे। मेरे लाडले, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे शामिल किए गए हैं आज की पीडीएफ में कड़ी मेहनत करके, जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं और आपको दिखाई देने वाले हैं। 100% डाटा यहां से कलेक्ट होगा और एग्जाम में छपने वाला है। देखो, मक्का, गेहूं, बाजरा की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। बिल्कुल ये तीनों ही जो हैं वो किस प्रकार के बीज के उदाहरण हैं, भ्रूणपोषी युक्त बीज के उदाहरण हैं। और बच्चा यहाँ पर पूछ ले कि अभ्रूणपोषी बीज, तो आपको याद रखना है सेम है, मटर है, चना है। आपको लेग्यूमिनेसी कुल को ध्यान रखना है। लेग्यूमिनेसी कुल जो होता है ना, उनके जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनके बीज किस प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी प्रकार के माने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन शानदार रहा। इसी कड़ी में हम बच्चों बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री भ्रूण में अनुपस्थित है। देखो, क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करना है। लास्ट में है, नहीं, उपस्थित, अनुपस्थित, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार और जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ढंग से नहीं पढ़ पाते तो गलत क्वेश्चन के आंसर का चयन हो जाता है और वहां पर हमें 2 नंबर का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री भ्रूणपोष भ्रूण में नहीं है, द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं है या अनुपस्थित है। क्या नहीं है? भ्रूणीय अक्ष, दो बीज पत्तर, मूल गोप, प्रसलक, जिसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। इसको बच्चा वरुथिका के नाम से भी जानते हैं। स्कूटेलम कहा जाता है जिसको, जिसको प्रसलक कहा जाता है, जिसको वरुथिका कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। भ्रूणीय अक्ष, दो बीज पत्तर, मूल गोप, प्रसलक या स्कूटेलम वरुथिका। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री भ्रूण में अनुपस्थित है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट किसके पास में जाना होगा, आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। यानी यहाँ पर प्रसलक, स्कूटेलम, वरुथिका जो होता है वो एक बीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले भ्रूण की संरचना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भ्रूणीय अक्ष, द्विबीजपत्री, मूलगोप, ये तो द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब देखो बात करेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से आभासी फल नहीं है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के लास्ट में जाना है। निम्न में से आभासी फल नहीं है। देखो, आभासी फल नहीं है, आभासी का मतलब क्या होता है भाई, मिथ्या होता है। आभासी का मतलब क्या होता है, झूठा होता है। यानी ऐसा फल जो अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से बनता है, उसको असत्य फल, उसे झूठा, मिथ्या, आभासी फल के नाम से जानते हैं। इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो आभासी फल का एग्जाम्पल नहीं है। वो कौन हो सकता है? अखरोट है, स्ट्रॉबेरी यानी रसबेरी, सेब या फिर आम। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर।
यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। और इस क्वेश्चन की रेटिंग नहीं गिननी चाहिए, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से आभासी फल नहीं है। देखो बच्चों याद रखना, यहाँ पर आप जाओगे किसके पास में, द ऑप्शन के पास में। द ऑप्शन जो है, आम जो है वो किस फल का उदाहरण है, सत्य फल का उदाहरण है। कौन से फल का है, सत्य फल का एग्जाम्पल माना जाता है, बिल्कुल। अब देखो बात करेंगे अखरोट की, स्ट्रॉबेरी की, रसबेरी की, रसबेरी और सेब की। ये तीनों के तीनों ऐसे एग्जाम्पल मेरे लाडले जिनको क्या कहा जाता है, असत्य फल, क्योंकि इनका निर्माण किससे नहीं होता, अंडाशय से नहीं होता है। अब चलो बच्चों बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। यानी क्या कहना चाहता है अगला, ये कहना चाहता है कि परागकण का बाह्य चोल, या आपको ढंग से पढ़ना, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। परागकण के कैसे चोल की बात कर रहा है, ये बाह्य चोल की बात कर रहा है, ठीक है। बना होता है किसका, लिग्निन का बना होता है, सुबेरिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। एक और धमाका आपके सामने रखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। रट्टा मार लो मेरे लाडले, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं आज की क्लास से। बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद में पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है, तो आपको बड़े गौर से समझना है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के आ सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनसीईआरटी को पूरा कवर करवाया जाएगा। देखो प्राक्कण की बाह्य चोल की बात करें तो आपको तुरंत किसके पास में पहुंचना होगा, स ऑप्शन के पास में पहुंचना होगा। यानी प्राक्कण का बाह्य चोल जो होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और बच्चों यहाँ पर यदि मैं अंतःचोल की बात करना चाहूँ तो आपको याद रखना है, पेक्टिन व सेलुलोज से प्राक्कण का कौन सा चोल बना होता है, अंतःचोल बना होता है। तो एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। यदि अंतःचोल पूछ ले तो आपको जाना होगा पेक्टिन व सेलुलोज के पास में, और बाह्य चोल पूछे तो आपको जाना होगा स्पोरोपोलिनिन के पास में। बिल्कुल थम्स अप कर दो, क्लास को लाइक करो, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करो। प्रत्येक विद्यार्थी तक अपना क्लास पहुंचना चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी हर एक विद्यार्थी को मिलनी चाहिए, ताकि उसका एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे क्वेश्चन देखें और एग्जाम में क्वेश्चन का जो करने का जो तरीका है, सीखने का जो किस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं, वो सारी बातें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। देखो ऑप्शन को 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं, 4 ऑप्शन को आपको बड़े ही ढंग से गौर से पढ़ना है। उसके बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाने का प्रयास करना है। अब जो बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से उन्मील प्रागणी पुष्प का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक उन्मील होता है, एक अनुन्मील्य होता है। यानी कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सदैव खुले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बंद होते हैं। बिल्कुल, तो वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, कौन सा पुष्प हो सकता है। देखो वायोला की बात करें, कनकोवा की बात करें, ऑक्जेलिस की बात करें, ड ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी। बिल्कुल, आप 5 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्न में से उन्मील प्रागणी पुष्प का उदाहरण है। देखो बच्चा, वायला की बात करें ना तो इसको कहते हैं सामान्य पानसी। किसके नाम से जानते हैं, सामान्य पानसी के नाम से जानते हैं। और ये जो कनकुआ लिखा हुआ है, कनकुआ, इसको कोमेलिना के नाम से भी जानते हैं बच्चों। यहाँ पर ये भी आ सकता है, यानी सामान्य पानसी लिखा आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और या फिर यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है, कनकोवा की जगह कोमेलिना आ सकता है। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन तीनों राइट है। बिल्कुल मेरे लाडले, आपको द ऑप्शन के पास में जाना होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर करना होगा। वायोला, कनकोवा, ओक्जेलिस में उन्मील प्रागणी, अनुन्मील्य प्रागणी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यथार्थ ओब्लिक वास्तविक ओब्लिक सत्य फल, ये कल लिखा हुआ ना बच्चा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा गौर करना। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सत्य फल की बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। विकसित होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। यथार्थ कह सकते हो, वास्तविक कह सकते हो, सत्य फल कह सकते हो। विकसित होता है किससे होगा, ये पुष्पासन से, अंडाशय से, पुष्पवृंत से, बाह्य दलपुंज से। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, यथार्थ ओब्लिक वास्तविक ओब्लिक सत्य फल विकसित होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा, अंडाशय के पास में जाना होगा। बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में जो बे ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। यानी यथार्थ वास्तविक सत्य फल अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। अब बच्चों बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा, क्वेश्चन को रीड आउट करना, किस कोशिका के द्वारा पूंजन एंड्रोजन का स्राव किया जाता है। देखो बच्चों, पूंजन एंड्रोजन की जगह टेस्टोस्टेरोन लिखा भी आ सकता है।
ध्यान देना, क्या लिखा आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी लिखा आ सकता है। सर्टोली कोशिका के द्वारा स्रावित होगा, नरजर्म कोशिका के द्वारा स्रावित होगा, वृषण जालिका के द्वारा स्रावित होगा, या फिर अंतराली या लीडिंग कोशिका के द्वारा स्रावित होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन 7 नंबर आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यदि आपने पूरी थ्योरी को, पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, एज ए टेस्ट के रूप में मेरी क्लास के साथ में यदि आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर अभी भी आपका कमजोर है। तो 3 4 5 दिन जितने भी आपके पास में बचे हैं, उस चैप्टर के अंदर आपको 100% तैयारी करना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी वो पोर्शन है जो आपकी मेरिट की रेट को बढ़ाएगी। बिल्कुल, बायोलॉजी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक आध फिजिक्स में गलत कर सकते हैं, तो वहां पर जो कमी रह जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसको बायोलॉजी बराबर कर सकती है और आपको मेरिट में ऊपर स्थान दिला सकती है। तो बिल्कुल आपको एक एक पर्सन के साथ में जाना है, एक एक पर्सन को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है मेरे लाडले। देखो, आपके सामने है निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा पुंजन, एंड्रोजन या फिर क्या लिखा होगा, टेस्टोस्टेरोन लिखा होगा। तो आपको किसके पास में जाना होगा, आपको जाना होगा मेरे लाडले 10 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी करेक्ट ऑप्शन अपने पास में निकल के आएगा द लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका, नर के अंदर पुंजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोई एक शब्द मिलेगा जो स्रावित करती है। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को 7 नंबर क्वेश्चन तक अपनी क्लास पसंद आई होगी। सेशन को मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास में अपना सेशन जाना चाहिए। अब बच्चों बात करेंगे 8 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहां से आपको मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र जो है उसके पूरे पार्ट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, रेटेटेस्टिस की बात कर रहे हैं, वास इफेरेंसिया की बात कर रहा है, वास डेफेरेंसिया की बात कर रहा है, सर्विक्स की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन सा ऐसा भाग है जो पुरुष जनन तंत्र का नहीं है, दीजिए करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जो रेटेटेस्टिस लिखा है इसका मतलब होता है वर्षण जालिका। क्या होता है इसका मतलब, वर्षण जालिका होता है, बिल्कुल। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वास इफेरेंसिया, जिसको आप बोलेंगे शुक्रवाहिका, जिसको किसके नाम से जानते हैं, शुक्रवाहक के नाम से जानते हैं, वाहिका के नाम से। और वास डिफरेंशिया लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शुक्रवाहिनी। इसका मतलब क्या होता है, शुक्रवाहिनी। और आपके सामने लिखा हुआ सर्विक्स, इसका मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा। अब हिंदी में लिखते ही आपके तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपने पास में डी ऑप्शन होने वाला है, द ऑप्शन होने वाला है। सर्विक्स जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो 1 नंबर भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन अपने पास में द नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा मेरे लाडले, क्या हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। नरजर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। नरजर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाता है सर्टोली कोशिका के द्वारा, अंतराली कोशिका के द्वारा, शुक्रजनक नलिका के द्वारा, या फिर द ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी यानी तीनों के द्वारा नरजर्म कोशिका को पोषण दिया जाता है। यहां आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर को आपको ढूंढना है। अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए बच्चा, इसलिए अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाना है और यहाँ पर जो कंफर्म आंसर है वहां तक आपको पहुंचने का पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत किसके पास में जाना होगा, सर्टोली कोशिका के पास में। किसके पास में जाना होगा, सर्टोली कोशिका। देखो थोड़ी बात कर लेते हैं, सर्टोली कोशिका को पोष कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे नर्स कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे दाइमा कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे सब टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सब टेंटाकुलर। में इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नहीं लिख पा रहा हूं। देखो, नर्स कोशिका, पोष कोशिका, दाइमा कोशिका, सब टेंटाकुलर, सर्टोली कोशिका, ये क्या काम करती है, नरजर्म कोशिका को पोषण देने का काम करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चा, आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 10 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष लिंग ग्रंथियों से भिन्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। आपको देखो ये नहीं है, भिन्न है, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे। पुरुष लिंग ग्रंथियों से भिन्न है, इसका मतलब इन 4 में से 3 तो कोई है पुरुष लिंग ग्रंथियां और एक कोई मादा ग्रंथि है।
देखो ए ऑप्शन में कह रहा है शुक्राशय, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ये 4 2 बार प्रिंट हुआ, ये बै है और ये स है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना, कोई बात नहीं, ये मिस प्रिंट हुआ टाइपिंग में। और द में लिखा हुआ बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चों, बात करते हैं, शुक्राशय ग्रंथि बिल्कुल पुरुष लिंग ग्रंथि मानी जाती है। बार्थोलिन ग्रंथि यहाँ पर रोंग हो जाएगा, क्योंकि बार्थोलिन ग्रंथि किसके अंदर आ जाती है? मादा जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग है। पुरुष ग्रंथि जो है वो बिल्कुल पुरुष के अंदर आती है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है वो बिल्कुल आती है। पुरुष ग्रंथि और बल्बो यूरिथ्रल, इस बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को काउपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इस पुरुष ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा मेरे लाडले बार्थोलिन। क्या होगा? बार्थोलिन। बिल्कुल, मैं कलर चेंज करके यहाँ पर पूरा का पूरा इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, कहीं मेरे लाडले गलत न कर जाएं एग्जाम में। बार्थोलिन होगा, यानी यहाँ पर अपना बे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्भाशय व योनि को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला विद्यार्थी मैं ऐसे मानूंगा कि उसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, और उसकी तैयारी जो है वो वास्तव में चरम सीमा के ऊपर है, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से थ्योरी की क्लास को पढ़ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो गर्भाशय व योनि को जोड़ता है? यूट्रस और वेजाइना को कौन सा पार्ट जोड़ता है? अंडवाहिनी, झालर, गर्भाशय गिरवा, स्तन ग्रंथि। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बच्चा इसको एक डायग्राम के माध्यम से यदि समझे, इस प्रकार से ये अंडाशय है, दोनों और एक एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से, प्रत्येक अंडाशय से एक अंडवाहिनी निकलती है। प्रत्येक अंडाशय से क्या निकलती है? एक अंडवाहिनी निकलती है। इस प्रकार से अंडवाहिनी वाला भाग हो जाएगा। इस प्रकार से ये संरचना हम बना रहे हैं, ये आपके सामने अंडवाहिनी वाला भाग होगा, और इस प्रकार से ये मादा जनन तंत्र का चित्र आपके सामने बनाया गया है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये वाला भाग है। देखो क्या कह रहा है कि कौन सा भाग गर्भाशय व वेजाइना को जोड़ने का काम करता है? देखो ये वाला जो भाग है, जिसको हम अलग कलर से दर्शाते हैं एक बार के लिए, यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये गर्भाशय है। ये पूरा का पूरा क्या है? गर्भाशय का भाग है। और ये वाला जो भाग है ये वेजाइना वाला भाग है, योनि वाला भाग है। देखो बच्चों, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो, ये ऊपर वाला फंडस भाग होता है उभरा हुआ, ये मध्य भाग होता है। अंतिम भाग जो होता है वो उसको किसके नाम से जानते हैं? गर्भाशय गिरवा के नाम से जानते हैं, जिसको सर्विक्स के नाम से जानते हैं, जो किसको जोड़ने का काम करता है? गर्भाशय और योनि को जोड़ने का काम करता है। तो आप डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखो ये पूरी की पूरी अंडवाहिनी है, ठीक है, और ये जो अंगुली नुमा जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, इनको झालर के नाम से जानते हैं। झालर का काम होता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि झालर क्या काम करती है? तो बच्चों याद रखना, अंडोत्सर्ग के दौरान जो अंडाणु रिलीज होता है उसको झालर क्या काम करती है? कलेक्शन करने का काम करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। दोनों अंडवाहिनियां आगे जाकर के एक उल्टी नाशपत्ती के समान थैले में खुल जाती हैं, जिसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय का सबसे अंतिम भाग जो होता है वो गर्भाशय गिरवा होता है, जिससे आगे जाकर के वेजाइना खुल जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में से ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, मेरे लाडलों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100+ क्वेश्चन आज की बेहतरीन क्लास में आप देख पाएंगे। देखो बच्चों क्या कहता है, ग्राफियन परिका लिखा हुआ ना, इसको ये मतलब मिस्टेक है टाइपिंग में, जो आपको ध्यान देना है। ग्राफियन पुटिका है ये क्या है? ग्राफियन पुटिका साबित नहीं होता, स्रावित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाहता है कि ग्राफियन पुटिका द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है, LH हार्मोन है। यहाँ पर आपको मेरे लाडले 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? ग्राफियन पुटिका के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, रामबाण साबित होने वाला है। ये हार्मोन आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो बच्चों, ग्राफियन पुटिका जो होती है ना, ग्राफियन पुटिका एक हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन जो है वो अपने पास में है एस्ट्रोजन हार्मोन। बिल्कुल कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का अपना से ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नीचे कमेंट में बताना किस किस बच्चे को पहले ये पता था, इन 4 में से किन किन बच्चों ने ये कलेक्शन कर लिया या टिक मार्क कर दिया कि इसका करेक्ट आंसर सही होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताना बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्पस ल्यूटियम पित्त पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन। एक और धमाका आपके सामने, बहुत ही भयंकर धमाका है, आप अच्छी प्रकार से देखेंगे। देखो क्या होता है, ये आपके पास में मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है, और ये विशेष प्रकार की जो संरचना होती है ना, इसको हम ग्राफिन पुट्टिका के नाम से जानते हैं। मैं शॉर्ट एंड ट्रिक में लिखूंगा यहाँ पर GF, यानी ग्राफिन फोलिकल। बच्चा, ग्राफिन फोलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक कोशिका होती है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर ये देखो, ये जो है ये जोना पेलुसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा है, और कोरोना रेडिएटा के चारों ओर थीका इंटरना है, और थीका इंटरना के चारों थीका एक्सटर्ना है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या आर्तव चक्कर के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है, उसके 14 डेज के अंदर, कौन से दिन, 14 डेज के अंदर LH हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा के ऊपर होता है। बिल्कुल। और ये क्या काम करता है, ग्राफिन पुटक कोशिका को फटने के लिए प्रेरित करता है। जैसे फटेगी तो ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा, और ये पीछे का बचा हुआ जो भाग है, ये आगे जाकर के एक पीले रंग की थैली में बदल जाता है इस प्रकार से, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूं, और वो हार्मोन अपने पास में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है लाडली। बिल्कुल, विद डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन करता हुआ जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें यदि ध्यान से सुनोगे तो आज की इस क्लास में बहुत कुछ कवर करवा दूंगा मैं। यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट। तो कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा, समय लूंगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसको एंटी एबोर्टिव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब बच्चों निषेचन हो जाता है, और निषेचन के दौरान बनने वाली जो कोरकपुटी है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाती है, जिसको इम्प्लेटेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये क्या काम करता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है और प्रेगनेंसी को बनाने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन पूछ ले तो प्रोजेस्टेरोन है, एंटी एबोर्टिव हार्मोन पूछ ले तो भी प्रोजेस्टेरोन है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन पूछ ले तो भी प्रोजेस्टेरोन है। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आज की बेहतरीन क्लास में रखे जाएंगे। आज का सेशन आग लगा देने वाला सेशन होगा। पूरी एनसीईआरटी को आप छू जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी से होकर के आज की 1-1.5 घंटे की क्लास में आप निकल जाएंगे बच्चा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। बस आपको स्टैंडिंग रहना, मतलब एक जगह खड़े रहो, बैठे रहो, कैसे भी रहो, लेकिन लगातार क्लास के साथ में जुड़े रहना है। बिल्कुल। अब देखो हम बात करेंगे 14 नंबर की, और 14 नंबर देखो क्या कहना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है गह्वर का पाया जाना, एंट्रम का पाया जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा, एंट्रम पाई जाती है, गह्वर गुहा पाई जाती है। वो किस में पाई जाती है, प्राथमिक पुटक कोशिका में, तृतीयक पुटक कोशिका में, द्वितीयक पुटक कोशिका में, या फिर ग्राफियन पुटक कोशिका में। यहाँ दीजिए करेक्ट आंसर। कितने विद्यार्थियों का ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है वो अब पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है एंट्रम का पाया जाना, गह्वर गुहा का पाया जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं आप, शाबाश। देखो बच्चों, आपको याद रखना, देखो होता क्या है, जब अंड जनन की प्रक्रिया होती है उस समय देखो क्या होता है, जब प्राथमिक oocyte बन जाता है, देखो प्राइमरी oocyte बन जाता है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी जैसे ये बन गया अपने पास में प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte को चारों ओर से ग्रेनुलोसा की परत घेर लेती है, और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी पुटक कोशिका, यानी प्राइमरी फोलिकल से। इसके बाद में इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा की एक परत और बन जाती है, ग्रेनुलोसा की एक परत और बन जाती है। अब ये किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte तुरंत ही किस में बदल जाता है, टर्सरी oocyte के अंदर बदल जाता है, तृतीयक पुटक कोशिका के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार से ये संरचना बन जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TF, इसका मतलब टर्सरी फोलिकल। देखो बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। अब आपको इसके अंदर देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। इसके चारों ओर जो ये लेयर पाई जाती है इसका नाम होगा थीका इंटरना। क्या हो जाएगा, थीका इंटरना। और सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाएगी, थीका एक्सटर्ना पाई जाएगी। बिल्कुल। अब देखो इनके बीच में एक गुहा बन जाती है, और उस गुहा का नाम यहाँ पर देखो, ये वाली जो केविटी है, ये वाली जो केविटी जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो गुहा आपको दिखाई दे रही है, इस गुहा को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एंट्रम गुहा। कौन सी गुहा बोलेंगे, एंट्रम गुहा। तो किसकी विशेषता हुई है,
प्राथमिक पुट्टिका की हुई या तृतीयक पुट्टिका की हुई? जी सर, हमें समझ में आया। इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा? तृतीयक पुट्टक कोशिका हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान मत देना, ये ऊपर नीचे हो गया। आपको तो क्वेश्चन के आंसर के पास में जाना है। तृतीयक पुट्टक कोशिका हो जाएगी बिल्कुल। यदि ऑप्शन का क्रम देखें तो अपने पास में कितना नंबर पे आ रहा है मेरे लाडले? ब पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ब। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छी बात मैंने यहाँ पर आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अब देखो हम बात करेंगे आगे। अंडोत्सर्ग के दौरान मोचित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान मोचित होता है। क्या मोचित होता है भाई? प्राथमिक अंडक कोशिका, तृतीयक अंडक कोशिका, द्वितीयक अंडक कोशिका, या फिर द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। जब ओवुलेशन होता है तो उसके दौरान देखो यहाँ पर वापिस हम देखो वही डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास में कोई अंडक कोशिका होगी, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इस प्रकार से इसके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं। और इसका नाम हो जाएगा अपने पास में ग्राफियन फॉलिकल सेल। अब एलएच हार्मोन जैसे ही काम करेगा ये टूटेगा। तो अब मेरे को आप ये बताएंगे कि इसके अंदर से निकलने वाली ये जो सेल है, ये सेल क्या होगी? प्राथमिक अंडक कोशिका, तृतीयक, द्वितीयक, कौन सी होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। देखो बच्चों, यदि ध्यान में नहीं है तो अब ध्यान में रखना, जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आप जाएंगे स ऑप्शन के पास। किसके पास में जाएंगे? स ऑप्शन के पास में जाएंगे। अंडोत्सर्ग के दौरान कौन मोचित होता है? तो सेकेंडरी oocyte होता है। द्वितीयक अंडक कोशिका मोचित होगी। यहाँ पर अपना स ऑप्शन करेक्ट होगा, जो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडले, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। अब देखो बात करेंगे 16 नंबर की। मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पहले मिटोसिस विभाजन, जिसको माइटोसिस समसूत्री कहते हैं, उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड हो जाता है। लेकिन महिलाओं के अंदर इस प्रकार की घटना नहीं होती। मियोसिस सेकंड किसी विशेष घटना के होने तक नहीं होती। वो घटना कौन सी है? देखो क्या कहना चाहता, देखो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो कहता है निषेचन। गर्भाशय में, ये देखो गर्भाशय में आरोपण है। 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि गर्भाशय में आरोपण, और 3 नंबर पे जन्म, और 4 नंबर पे कह रहा है यौनारंभ। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, अच्छा आंसर आपका निकल के आए? देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आंसर के पास में पहुंचना है। जब तक निषेचन नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा, तब तक मियोसिस सेकंड नहीं होगा। तो यहाँ पर 16 नंबर का अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करते हैं 17 नंबर की। क्या कहना चाहता है? तरुणा अवस्था में पहली बार रजस्राव कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं, जिसको रजो निवर्ती, रजो दर्शन, काम उन्माद, या फिर मीनोपोज कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑल स्टूडेंट का आना चाहिए। तरुणा अवस्था में पहली बार रजस्राव क्या कहलाता है? रजो निवर्ती कहलाता है, रजो दर्शन कहलाता है, काम उन्माद कहलाता है, या फिर मीनोपोज कहलाता है? देखो बच्चों, महिलाओं में 50 वर्ष की आयु के अंदर जो आर्तव चक्र होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, जिसको तो हम किसके नाम से जानते हैं? रजो निवर्ती के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में मिनोपोज कहते हैं। लेकिन अगले ने पूछा तरुणावस्था में। तरुणावस्था का मतलब किशोरावस्था में, यौनारंभ में जब पहली बार रजस्राव होता है ना, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रजो दर्शन। और बच्चा यहाँ पर रजो दर्शन की जगह मेनार्क लिखा भी आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? मेनार्क लिखा भी आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करें 18 नंबर की। प्रति आर्तव चक्कर में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। प्रति आर्तव चक्कर के दौरान अंडोत्सर्ग, आर्तव चक्कर में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे? सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। कितने होंगे? देखो शुक्र जनन प्रक्रिया की थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। किसकी बात करना चाहेंगे? शुक्र जनन प्रक्रिया की थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहेंगे। शुक्र जनन की थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। देखो शुक्र जनन, अब देखो शुक्र जनन में क्या होता है कि शुक्र जन कोशिका जो होती है ना, उसमें एक शुक्राणु कोशिका से, देखो शुक्र जन कोशिका से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो शुक्राणु में बदलता है। लेकिन अंडोत्सर्ग के अंदर क्या होता है, यानी एक बार देखो क्या होता है, अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? तो प्रति आर्तव चक्र के दौरान 1 होगा। तो यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसी कड़ी में 19 नंबर की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैं कहता हूँ एग्जाम में सीधा सीधा प्रिंट होने वाला क्वेश्चन है। परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई?
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य चैप्टर से ये अपना क्वेश्चन है। परिवार नियोजन, जिसे परिवार कल्याण के नाम से भी जानते हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं, परिवार कल्याण के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आगे जाकर के जो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, आरसीएच के नाम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम के नाम से ये क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, आरसीएच के नाम से। 1951, 61, 1901, 1971, चार ऑप्शन आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। जनन स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य नीतियां बनाई गई थी उसमें भारत देश अग्रणी रहा था। और 19, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट के लिए, यहाँ पर 1951 के अंदर इस योजना का निर्माण किया गया था। अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने 20 नंबर की, रोध विधि है, बैरियर विधि कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट देके जा रहा हूँ। बैरियर विधि कौन सी है, निरोध है, गर्भाशी गिरवा टोपी है, डाइफ्राम है, उपयुक्त छवि है। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, गर्भाशी गिरवा टोपी है, डाइफ्राम है, निरोध है, उपरोक्त छवि है। बिल्कुल, देखो बच्चों, यहाँ पर निरोध भी होगा, गर्भाशी गिरवा टोपी भी होगा, डाइफ्राम भी होगा, और इसकी जगह वोल्ट टोपी भी आ सकता है, वोल्ट टोपी भी आ सकता है। ये जो विधियां होती हैं वो तीनों की तीनों विधियां जो है वो किस के अंदर आ जाती हैं, रोध विधि के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपयुक्त शब्द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, तांबा मोचक आईयूडी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तांबा मोचक आईयूडी है। बच्चों यहाँ पर कॉपर मोचक भी लिखा आ सकता है, मैं हर चीज बता रहा हूँ किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, आपको थोड़ा सा बस रुके रहना मेरे साथ में, बने रहना मेरे साथ में, जुड़ करके यदि लगातार धीरे धीरे मेरी बातों को सुनेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तांबा मोचक आईयूडी है, इसको कॉपर मोचक लिखा आ सकता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और दे ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त छवि। यहाँ लीजिए करेक्ट आंसर, आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल अपने पास में दे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये सब की सब क्या होती है, तांबा मोचक आईयूडीज होती है। मैथुन क्रिया से पहले इनको यूज किया जाता है, और ये क्या करते हैं, तांबा को रिलीज कर देती हैं। और तांबा या कॉपर जो होता है ना, वो शुक्राणु का क्या कर देता है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा भक्षण कर देता है, शुक्राणु को नष्ट करने का काम करता है। बिल्कुल क्या करता है, शुक्राणु को नष्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से देखो तांबा मोचक आयोडीज आपके सामने रखी गई है, एग्जाम में आपको याद रख लेना, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये तीनों एग्जाम्पल तांबा मोचक आयोडीज के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा यहाँ पर। अब देखो बात करेंगे 22 नंबर की, निम्नलिखित में से हार्मोन मोचक आईयूडी है। एक और धमाका आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन 22 नंबर आपके सामने रखा गया है, निम्नलिखित में से हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी है, प्रोजेस्टा सर्ट है। देखो इसको ऐसे पढ़ लेना, प्रोजेस्टा सर्ट है, प्रोजेस्टा लिख देता हूं अच्छी तरीके से, प्रोजेस्टा सर्ट है, LNG20 है, लिपेस लूप है, ए व ब दोनों है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे लाडले तो आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, किसके पास में जाना होगा, द ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी ये दोनों ही जो होती है ना, कौन कौन सी, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20, ये हार्मोन मोचक आईयूडी होती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए लिपेस लूप क्या है, तो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये जो लिपेस लूप होती है ये औषधि रहित आईयूडीज है। कैसी आईयूडी है ये, औषधि रहित आईयूडी है। तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, औषधि रहित आईयूडी पूछे तो लिपेस लूप है, और यदि हार्मोन मोचक आईयूडी पूछे तो प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20 है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख के जा रहा हूं। अब देखो बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिकित्सीय सैग्रवता समापन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने कब कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। देखो चिकित्सीय सैग्रवता समापन किसकी बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं MTP की, किसकी बात करने जा रहे हैं, MTP की। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी चिकित्सीय सैग्रवता समापन। इसको भारत में कब मान्यता मिली, 1951 में, 1971 में, 1961 में, 1991 में। यहाँ पर आपके सामने फिर से चार ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। मैं देख पाऊंगा कितने विद्यार्थी हैं
जो बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। किस किस ने एमटीपी के बारे में पढ़ रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एमटीपी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके का मेथड्स आया था सामने, लेकिन इसकी भी आड़ में क्या होने लग गया था? उल विभेदन होने लग गया था। इसलिए सरकार को मजबूरी में इसको क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। देखो, सॉरी, क्या हो गया? हाँ, यहाँ पर देखो, आपको ध्यान देना, 1971 करेक्ट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा? 1921। देखो एमटीपी के बारे में बात करेंगे। एमटीपी क्या चीज है? देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या चीज होता है? अनचाही संतान यदि हो जाए, बलात्कार से यदि कोई संतान हो जाए, या ऐसी संतान हो जाए जिसका गर्भ में पता चले चले कि जिसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है जो आगामी पीढ़ी में जा सकता है, तो वो महिलाएं क्या करवा सकती हैं? एमटीपी करवा सकती हैं। लेकिन देखो, ये खतरे की घंटी बनी, लेकिन सरकार ने इसको अभी तक हटाया नहीं है। इसकी आड़ में लोग क्या करवाने लग गए? उल विभेदन। उल विभेदन क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस, यानी ये क्या होता है? उल विभेदन। उल विभेदन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, फिटस जो होता है, यानी जो पेट में पल रहा गर्भ होता है, उसका क्या कर लेते हैं? लिंग परीक्षण करने का एक टेस्ट माना जाता है उल विभेदन को। उल विभेदन को भी वास्तव में डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इसके अंदर क्या काम करते हैं? उसको घेरने वाला जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, उसमें पूरा का पूरा गुणसूत्र का फ्रेम शिफ्ट निकल आता है, तो पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की। तो लड़की है तो उसका कन्या भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। तो उल विभेदन को तो हटा दिया गया, उल विभेदन को तो क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 1971 में भारत की सरकार ने एमटीपी को क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24 की। आपातकालीन गर्भ निरोधक मिथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट देके जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ। आपातकालीन गर्भ निरोधक मिथुन के कितने घंटे के भीतर यदि कोई महिला अनचाही संतान को प्राप्त कर जाए, या फिर बलात्कार से कोई गर्भ हो जाए, यानी प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो संतान को नहीं चाहती, इस प्रकार की कंडीशन को है ना, इस प्रकार की कंडीशन में वो महिला आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का यूज करती है, तो उसको 72 घंटे के भीतर भीतर लेना होता है। मैं सीधा आंसर के पास में जा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में ऐसी कौन सी टेबलेट्स हैं जो आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में मिलती हैं? तो देखो बच्चों, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ। एक तो यहाँ पर आपको याद रखना आई पिल, और एक मेरे लाडले आपको याद रखना है यहाँ पर पिल 72। किसको याद रखना है? पिल 72। और एक आती है मार्केट के अंदर अनवांटेड 72। ये तीन टेबलेट ऐसी आती हैं जिनको आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली के नाम से जाना जाता है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर भीतर इनको लेना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लो। आईपीएल पिल 72, अनवांटेड 72, इनको क्या कहा जाता है? आपातकालीन गर्भ निरोधक टेबलेट्स या पिल्स कहा जाता है। बिल्कुल। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां निम्न में से किससे बनती हैं? देखो, मुख्य गर्भ निरोधक गोली जो होती है मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है? मुख से ली जाने वाली, यानी ओरल पिल जो आती है मार्केट में, क्या आती है? ओरल पिल। इसका एक एग्जांपल लेकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे अधिक मात्रा में पसंद की जाने वाली या सबसे अधिक मात्रा में ली जाने वाली ओरल पिल माला डी है बेटा। कौन सी है? माला डी। और उसके बाद में लखनऊ ने एक और बना दी थी जिसका नाम था सहेली। बिल्कुल। ये देखो, माला डी जो होती है ना, ये बनती कैसे? तो आपको ध्यान रखना है, या तो बनेगी प्रोजेस्ट्रॉन से, मेरे पॉइंट को सुनना, या तो किससे बनेगी? प्रोजेस्ट्रॉन से, या फिर ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो कौन सा आ गया? से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी से होकर के आप गुजर रहे हैं। बिल्कुल, सेशन को लाइक करना नहीं भूलें बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में आपके सामने जुड़ा हूँ और पूरी की पूरी एनसीईआरटी को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी तक अपना सेशन जाना चाहिए। अब देखो, हम बात करेंगे 26 की। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा, देखो ये बाल सेवा कार्यक्रम है, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। SCH, RCH, HCH, FCH। यदि मेरे पिछले क्वेश्चन का व्याख्या आपने ढंग से सुना है तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर देने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए और अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करने के बाद में पहुंचना है। देखो, आप किसके पास में जाएंगे? RCH के पास में जाएंगे। आर का मतलब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रिप्रोडक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिप्रोडक्टिव। एंड थोड़ी बात करें इसके बारे में तो और क्या होता है? देखो, एंड चाइल्ड, चाइल्ड, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? हेल्थ, क्या बन जाएगा? चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बन जाएगा इसका फुल फॉर्म।
तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकल के आ जाएगा, बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 27 नंबर की। पात्र निषेचन या पात्र निषेचन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पात्र निषेचन या पात्र निषेचन को स्थानांतरित, देखो 8 से अधिक निषेचन स्थानांतरित में या स्थानांतरण में 8 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को कर दिया जाता है। देखो एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये आगे पीछे लाइन हो गई, मेरी बातों को सुनना। पात्र निषेचन में 8 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। किस में करेंगे, झालर में करेंगे, डिंब वाहिनी में करेंगे, गर्भाशय में करेंगे, गिरवा में करेंगे। 4 ऑप्शन मेरे लाडले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पात्र निषेचन द्वारा, ध्यान से सुनना, पात्र निषेचन द्वारा 8 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को किस में स्थानांतरित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखता है इसकी ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा, द ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी गर्भाशय के पास में जाना होगा। 8 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को किस में स्थानांतरित करते हैं, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर कर देते हैं। तो बिल्कुल द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर की। एमटीपी, देखो सुनो, एमटीपी को कितने माह तक, कितने सप्ताह तक की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना गया है। एमटीपी को यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक, 18 सप्ताह तक, 12 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक। मैं कहता हूं कि एक और 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। यदि आपने पूरी थ्योरी क्लास को पढ़ रखा है तो मुझे विश्वास है कि सारे विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का पूरा प्रयास कर लेंगे। देखो एमटीपी का नाम आए तो आपको जाना होगा 12 सप्ताह तक, यानी यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा से ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी एमटीपी जो होती है उसको 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर तिमाही नाम आ जाए ना तो प्रथम तिमाही, ऐसे देख लेना, तिमाही यानी 3 महीने, प्रथम 3 महीने, 12 महीने में लगभग 84 दिन होते हैं तो 3 महीना हो जाता है। नेक्स्ट 29 एमनियोटिक, देखो एमनियोसेंटेसिस विधि, एमनियोसेंटेसिस विधि में द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है, विधि में द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है। एमनियोसेंटेसिस विधि जो है ना, इसको उल्ब वेदन कहते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, उल्ब वेदन के नाम से जानते हैं। भ्रूण के खून से, माता के रक्त से, और माता के शरीर के द्रव्य से, या भ्रूण को घिरे हुए द्रव्य से। यहाँ आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, भ्रूण को घेरे हुए द्रव्य से, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, किसके पास में जाना होगा, द ऑप्शन के पास में जाना होगा। एमनियोसेंटेसिस विधि के अंदर जो द्रव्य निकाला जाता है वो भ्रूण को घेरे हुए द्रव्य से निकाला जाता है, जो किस प्रकार का द्रव्य होता है, एमनियोन प्रकार का द्रव्य होता है। अब देखो बात करेंगे 30 नंबर की। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। देखो हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स किस में पाया जाता है, मानव में, कबूतर में, मधुमक्खी में, बंदर में। यहाँ आप करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्लास बहुत लंबी होने वाली है लेकिन क्वेश्चन उतने ही धमाकेदार हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे। बिल्कुल, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किस में पाई जाती है, याद रखना मेरे लाडले। यहाँ पर आपको जाना होगा से ऑप्शन के पास में, किसके पास में जाना होगा, से ऑप्शन के पास में जाना होगा। मधुमक्खी के अंदर अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का अपना से ऑप्शन राइट होगा। अब बात करेंगे 31 नंबर की। मधुमक्खी के एक शुक्राणु एवं एक अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर के पास में पहुंचेंगे। जब मधुमक्खी में एक शुक्राणु कोशिका का संलयन एक अंडाणु कोशिका से होता है तो कौन सी संतति बनती है, ड्रोन व रानी बनेगी, श्रमिक तथा नर बनेगा, रानी तथा श्रमिक बनेगी, रानी तथा नर बनेगा। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले, बिल्कुल राइट ऑप्शन के पास में आपको जाना है, और अच्छा क्वेश्चन का आप दर्शन का कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो बेटा इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लो। देखो जब शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका आपस में मिलती हैं तो देखो अपने पास में जाइगोट बनेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये जो युग्मनज बन गया इसमें देखो थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार की मादा मक्खियां बनेंगी, जिसको जेली अच्छा मिलेगा, बढ़िया वाला जेली मिलेगा, वो तो किस में बदल जाएगी, रानी में।
किस में बदल जाएगी? रानी में। और कम जल्दी मिलने वाली किस में बदल जाती है? श्रमिक। तो यहाँ पर कौन बनेगी? रानी और श्रमिक बनेगी। बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में स ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बच्चों बात करेंगे 32 नंबर की। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या, बताओ भाई गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ना? किसकी बात करें? मादा मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, फीमेल ड्रोसोफिला की बात करें। क्रोमोसोम नंबर बताओ इसके अंदर। 32 होंगे, 16 होंगे, 30 होंगे, 34 होंगे। यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा है, यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत 4 नंबर चैप्टर यदि रीड आउट कर लिया, तो मेरे लाडले प्रत्येक विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 32 होगी, 16 होगी, 30 होगी, 34 होगी। किसके पास में जाने वाले? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा एक नंबर ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन के पास में। यानी कितने होते हैं? 32। बिल्कुल यहाँ पर अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मादा मधुमक्खी में कितने होंगे? 32। और ड्रोन में कितने होते हैं? 16। देखो ये 16 किस में पूछा है इसने, तो आपको ध्यान देना, यदि पूछ ले तो ड्रोन या फिर नर मक्खी की बात कर ले तो उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16 पाए जाते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर की बात करो। किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी डिजीज बतानी है आपको जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है। ये जो स लिखा हुआ है वर्षांतता, इसको आपको पढ़ना है वर्णांधता। क्या पढ़ना है? वर्णांधता पढ़ना है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों याद रखना, ये जो वर्णांधता है वो एक ऐसी डिजीज होती है जिससे ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आया वो आया अपने पास में स ऑप्शन। बिल्कुल। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? ये लो जी, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोमवाद सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सट्टन था, मोर्गन था, मेंडल था, बेटसन था? दीजिए करेक्ट आंसर। यदि आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? देखो बच्चा, यदि गुणसूत्र सिद्धांत ही पूछे, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ ले? गुणसूत्र सिद्धांत ही पूछ ले, तब तो आपको सट्टन और बोवेरी के पास में जाना है। किसके पास में जाना है? सट्टन के पास में, बोवेरी के पास में जाना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? तो इस समय आपको किसके पास में जाना होगा? इसका थॉमस हेंट मॉर्गन के पास में जाना होगा, जिसका पूरा नाम है थॉमस हेंट मॉर्गन। यानी बे ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब 35 की बात कर रहे हैं। देखो लेक ओपेरोन में प्रेरक अणु है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और धमाका आपके सामने। लेक ओपेरोन में प्रेरक अणु कौन सा है? लैक्टोज शर्करा है, परमेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज है, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज है? बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर दीजिएगा। लेक ओपेरोन मॉडल में प्रेरक अणु के रूप में काम कौन करेगा? बिल्कुल 10 लाख रुपए का क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है अच्छे से तो उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी इस पर करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। लेक ओपेरोन में प्रेरक अणु। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। कौन सी शर्करा हो जाएगी? लेक्टोज शर्करा हो जाएगी। कौन सी शर्करा हो जाएगी? लेक्टोज शर्करा। तो यहाँ पर अपने पास में 35 के अंदर जो करेक्ट आंसर निकल करके आया है वो अपने पास में है 1 नंबर ऑप्शन, यानी लेक्टोज शर्करा। ठीक है। अब बात करेंगे, देखो 36 नंबर क्वेश्चन की। एंटीकोडोन उपस्थित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। एंटीकोडोन किसके ऊपर पाया जाता है? और यदि थ्योरी क्लास पढ़ ली तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का मैं देखना चाहूंगा कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देता है। खोपड़ी फोड़ दो क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। एंटीकोडोन उपस्थित होता है वाई आरएनए पर, टीआरएनए पर, एमआरएनए पर, या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन सही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। एंटीकोडोन उपस्थित होता है। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा, आपको टीआरएनए के पास में जाना होगा। बिल्कुल एंटीकोडोन किसके ऊपर पाया जाता है? स्थानांतरण ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है। देखो यदि एडेनिन का ये देखो एडेनिन का प्रतिशत 40 है, इसका करेक्ट आंसर कौन देगा? एडेनिन का प्रतिशत दे रखा आपको 40 और ग्वानिन का प्रतिशत इसने पूछा है, यानी जी का पूछा है।
यहाँ आओ मैदान में। आप कितने विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे? बिल्कुल, एडेनिन का है आपके सामने 40 और ग्वानिन का कितना होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। देखो आपको ध्यान देना है, ए प्लस का टी है और जी प्लस का सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? एडेनिन की। तो एडेनिन का मान अपने पास में कितना दे रखा? 40। तो थाइमिन का भी कितना हो जाएगा? 40। तो अपने पास में कितना हो गया? 80। बच गया कितना? 20। तो देखो ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होंगे, तो यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 38 की। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया? बिडल टेटम ने, टेमिन व बाल्टीमोर ने, क्रिक ने दिया, पुनेट ने दिया, पनेट ने दिया। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? बिडल टेटम ने, टेमिन बाल्टीमोर ने, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, या फिर यहाँ पर आप जाएंगे पनेट के सामने? बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर 38 का राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर आपको जाना होगा से ऑप्शन के पास में, यानी क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया। क्या कहना चाहता सेंट्रल डोगमा सिद्धांत? देखो पहले क्या होगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसको रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहा जाएगा। इसके बाद में डीएनए से किसका निर्माण हो जाएगा? एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, अनुलेखन के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद में एमआरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, जिसको ट्रांसलेशन अनुवादन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो आगे क्या लिख रहा है। 39 नंबर क्या कह रहा है? टेमिनिज्म क्या है? अनुलेखन है, अनुवाद है, और विक्रम अनुलेखन है, विक्रम अनुवाद है। यहाँ पर जाइए आप 39 के पास में और बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। टेमिनिज्म का क्या अर्थ है? अनुलेखन होगा, अनुवाद होगा, व्युत्क्रम अनुलेखन होगा। देखो बच्चों, अभी हमने एक बात जानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद में किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, एमआरएनए से किसका निर्माण होगा? डीएनए का। तो इसको टेमिनिज्म के नाम से जानते हैं, इसको किसके नाम से जानते हैं? व्युत्क्रम अनुलेखन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने पास में स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट के पास में भेजना अपनी क्लास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्या कहता है कि मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन। देखो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी जीन पूछ लेने ज्ञात, तो इसका नाम है डिस्ट्रोफिन। बिल्कुल। कितने करोड़ क्षार पाए जाते हैं? 2.4 करोड़, 3.4, 4.4, 5.4। स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, यहाँ करेक्ट आंसर दीजिएगा। मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन जो है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन है, उसके अंदर कितने करोड़ क्षार पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी कितनी करोड़ क्षार पाई जाती हैं? 2.4 करोड़ क्षार पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कहना चाहता है कि अनुवांशिक कूट में समापन कोडोन कौन सा है? स्टॉप कोडोन की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये तो एग्जाम में 100% छपने वाला है। स्टॉप कोडोन की यदि बात करें तो देखो क्या कहना चाहता है, UAA, UAG, UGA, या फिर उपरोक्त सभी की बात करेंगे। बिल्कुल। अनुवांशिक कूट कितने होते हैं? देखो एक बात तो आपको ये याद रखना कि टोटल कोडोन कितने होते हैं? 64, ठीक है। उसके अंदर 3 कोडोन है जो कैसे कोडोन होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अपने पास में एक बात तो ये है कि द नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। UAA, UAG, UGA, ये 3 समापन कोडोन होते हैं। इनके बनते ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है ना। और इसका प्रारंभिक कोडोन पूछ ले तो मैं यहां लिख देता हूं दूसरे कलर से। AUG जो है उसको प्रारंभिक कोडोन के नाम से जानते, जो मिथियोनिन को कोडित करता है। जो किसको कोडित करता है? मिथियोनिन को कोडित करता है। याद रख लेना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। वे एमिनो अम्ल जिनके केवल एक एक प्रकुट निर्धारित होते हैं, जिनका एक से अधिक कूट नहीं होता, एक एक प्रकुट निर्धारित होते हैं। मिथियोनिन AUG, ट्रिप्टोफेन UGG, ए व ब दोनों, या फिर द वेलिन GUG। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ आपको करेक्ट आंसर के पास में जाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपको बिना सोचे समझे तुरंत किसके पास में जाना होगा, यहाँ पर से ऑप्शन के पास में जाना होगा। ये जो 4 लिखा हुआ ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है आपको। यहाँ पर आपको जाना होगा, यानी ए व बै दोनों के पास मिथ्योनिन भी होगा और यहाँ पर ट्रिप्टोफेन भी होगा। से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 43, डीएनए के अक्सर निवर्तन आंकड़े किसने प्रस्तुत किए। लो 5 स्टार वाला क्वेश्चन लो, एक और धमाका आपके सामने। डीएनए के अक्सर निवर्तन के आंकड़े किसने दिए। चारगाफ ने दिए, विल्किंस व फ्रैंकलिन ने दिए, ग्रिफिथ ने दिए या सेंगर ने दिए। यदि आपने चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा है तो मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर देकर के इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना है। बच्चों मैं अपील करता हूं, एक बार आज मेरी क्लास के साथ में आप जुड़ो। एग्जाम से पहले एक बार और मेरी क्लास का रिवीजन करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपते हुए दिखाई देंगे। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के अक्सर निवर्तन आंकड़े प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल अपने 12th एनसीईआरटी के राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12th बायोलॉजी के नाम से करीब 2600 के करीब क्वेश्चन है। वहां जाकर भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीछे की वीडियोस में अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाले हुए चैप्टर वाइज, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड के नाम से। कोई चैप्टर ऐसा जिसका पार्ट 2 है, कुछ चैप्टर के 3 से ज्यादा पार्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। देखो बात करेंगे 44 की। ओकाजाकी खंड किस घटना से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर दो। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ओकाजाकी खंड किस घटना से संबंधित है। अनुलेखन यानी ट्रांसलेशन है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन है, अनुवादन ट्रांसलेशन है, विलोपन है, डिलीशन है, यानी प्रतिकृतियन है, या डुप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ आप 44 में किसके पास में जाने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। पूरी की पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया गया है। देखो ओकाजाकी खंड जो होता है ना, वो रेप्लिकेशन के समय होगा, यानी प्रतिकृतियन के समय होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम 45 की। निम्नलिखित में से कौन मिलर के प्रयोग में अनुपस्थित थी या थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया, मीथेन। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आपको वो ढूंढना है जो मिलर के प्रयोग में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जे विकास, विकास वाले चैप्टर से आपके सामने रखा गया है। एवोल्यूशन चैप्टर है। देखो बच्चों, यहाँ पर किसके पास में जाना होगा, बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। मिलर के प्रयोग में कौन नहीं थी। हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन नहीं थी, अमोनिया थी, मीथेन थी, और बात करें तो जलवाष्प थी। और बात करें तो कौन थी, जलवाष्प। जब प्रयोग के बाद में जो लाल टुकड़ा देखा गया तो उसके अंदर एलानिन, ग्लाइसिन, ये कई प्रकार के एमिनो अम्ल देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की कैपेसिटी, मैं कहता हूं कि ये लो जी 5 स्टार वाला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की कैपेसिटी कितना थी। 1400 सीसी, 900, 650 से 800 या फिर 200 सीसी के करीब थी। क्रेनियल कैपेसिटी होता सीसी। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास में भूल मत जाना, 1 नंबर ऑप्शन आपको याद रखना है। यानी अपने पास में क्या हो जाएगा, 1400 सीसी निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की कैपेसिटी थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। खगोल वैज्ञानिक अभी तक अपना मन पसंदीदा सिद्धांत किसको मानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, खगोल वैज्ञानिक की बात आ जाए। बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत को, स्वतः जनन के सिद्धांत को, पेनिस्पर्मिया यानी सर्व बीजाणु सिद्धांत को, ओपेरिन के सिद्धांत को। दीजिए करेक्ट आंसर। जैव विकास चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। बच्चों ध्यान से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाना है। क्या कहना चाहता है, खगोल वैज्ञानिक अभी तक अपना मन पसंदीदा सिद्धांत किसको मानते थे। सबका आंसर आना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। देखो बच्चों,
ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको जाना होगा पेन स्पर्मिया सर्वबीजाणु सिद्धांत के पास में, यानी अपना से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए करते हैं, या फिर काली खांसी के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए? यहाँ पर दीजिए आप करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले? विडाल परीक्षण या टेस्ट किसके लिए किया जाता है? देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको किसके पास में जाना होगा? टाइफाइड के पास में जाना होगा, यानी से ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 49 की, टाइम ज्यादा लग रहा है। निम्नलिखित में से दाद के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी की बात कर रहा है अगला? दाद के लिए। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडो एपी, बिल्कुल सही है, एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन का मतलब होता है त्वचा की ऊपरी परत का उतर जाना, ऐसा वहां पर दिखाई देता है। एक प्रकार का एक प्रकार की एक कवक होती है, ध्यान देना क्या होती है? एक प्रकार की कवक। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। दाद के लिए माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों ही उत्तरदायी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वितीयक लसिकाब है, सेकेंडरी लिम्फोइड कौन सा होगा? यहाँ दीजिए आप करेक्ट आंसर, यानी किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? प्लीहा है, लसिका ग्रंथियों व टॉन्सिल को कहेंगे, क्षुदांत्र के पैर पेच व परिशेषिका होगा, और यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे मेरे लाडले, आपको किसके पास में जाना होगा? उपरोक्त सभी के पास में जाना होगा, यानी यहाँ पर द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड की बात करें तो आपके सामने देखो प्लीहा भी होगा, लसिका गांठ, टॉन्सिल होगा, क्षुदांत्र के पेज और परिशेषिका अपेंडिक्स जो होता है वो सारे होंगे। और यदि प्राइमरी लसिका आप पूछ ले तो आपको एक तो याद रखना थाइमस, और दूसरा याद रखना अस्थि मज्जा। सुन लो, थाइमस को याद रखना है और अस्थि मज्जा को याद रखना है। खोपड़ी तोड़ना है प्रत्येक क्वेश्चन की एग्जाम में, वास्तव में ही विद कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले पानी पुनी पी करके अपने दिमाग को एकदम एकदम शांत स्वभाव के साथ में एग्जाम के साथ में बैठना है। हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी 100% वाली है। इस प्रकार की भावनाओं के साथ में आपको एग्जाम में बैठना है। डेफिनेटली हम पेपर को क्रैक कर जाएंगे, बहुत अच्छा सा पेपर आएगा। पेपर का कोई लेवल जो है वो हाई होने वाला नहीं है आपके दिमाग में कि सर जी क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, स्टैंडर्ड क्या रहा होगा, कि एग्जाम में लेवल किस प्रकार का होगा, ये सब बातें धरी की धरे रह जाएंगी। आपको एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चनों को यदि अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है तो बिल्कुल पेपर का लेवल एकदम मीडियम आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस वायरस के नाम से जानते हैं, ओंकोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं, प्रोटो ओंकोजेनिक, किटो ओंकोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर दीजिए आप करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? बे नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपने पास में? ओंकोजेनिक वायरस जो होता है ना, वो कैंसर उत्पन्न करने वाला विषाणु होता है। और सबसे भयंकर कैंसर की यदि बात करें एग्जाम में आ जाए तो मेरे लाडले आपको याद रखना है मेटास्टेसिस हो जाएगा वहां पर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में क्या होगा? बे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 52, एमापन एलिसा किस रोग से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एमापन एलिसा किस रोग से संबंधित है? एलिसा की बात कर लो, किसकी बात करो? एलिसा की। चेचक से है, एड्स से, कैंसर से, और या फिर टीबी से? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मैंने शामिल किया जो हल्का फुल्का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। एलिसा जो है वो एड्स से संबंधित है। अब देखो क्या कहना चाहता है 53, एलर्जी या प्रतिऊर्जा, प्रतिऊर्जा के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? ध्यान से, एलर्जी या प्रतिऊर्जा के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने रखा गया है। तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। एलर्जी या प्रतिऊर्जा के समय हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली एंटीबॉडी आईजीई होगी। देखो ये जो आईजीए है ये माता के दूध से मिलने वाली है। किससे मिलने वाली प्रतिरक्षी है? माता के दूध से मिलने वाली प्रतिरक्षी है। आईजीजी है वो एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी होती है
जो आंवल या प्लेसेंटा को पार कर शिशु में प्रवेश करती है। आंवल या प्लेसेंटा को पार कर शिशु में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में द ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही प्राणी कोशिका के केंद्र में प्रवेश कराने की विधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनर्योगज डीएनए को डायरेक्ट लेकर के जाना है एनिमल सेल के केंद्र के अंदर। तो कौन सी विधि काम में लेंगे? जीनगन, सूक्ष्म अंतःक्षेपण, पीसीआर, बायोलिस्टिक। बिल्कुल, चार ऑप्शन है आपके सामने। आरडीएनए जब बनाते हैं, देखो आरडीएनए बना लिया हमने, उस आरडीएनए को होस्ट सेल मान लो या और होस्ट सेल के रूप में प्राणी कोशिका का जो केंद्रक है उसके अंदर हमें इम्प्लांट करना है। तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हम किसको काम में लेंगे? माइक्रो इंजेक्शन मेथड को काम में लेंगे, सूक्ष्म अंतःक्षेपण को काम में लेंगे। बे ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। 54 जो है, पुनर्योगज डीएनए को सीधे प्राणी कोशिका के केंद्र में यदि प्रवेश कराना है तो देखो हम कौन सी विधि को काम में लेंगे? सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि को काम में लेंगे। नेक्स्ट 55, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और धमाका यहाँ पर आपके सामने बायोटेक से। थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे हम प्राप्त करते हैं। टीआई प्लाज्मिड करेंगे, टेक पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त करेंगे, या फिर इसके बाद में यहाँ पर टेक है, ठीक है, या फिर टी डीएनए को प्राप्त करेंगे, या फिर यहाँ पर उपरोक्त सभी को प्राप्त करेंगे। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आप क्या राइट ऑप्शन करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो आपको किसके पास में जाना होगा? यहाँ पर बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। किसके पास में जाना होगा? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट 56 के बारे में। पश्च विषाणु, जिसको रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं, सामान्य जंतु कोशिकाओं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पश्च विषाणु रेट्रोवायरस सामान्यतः जंतु कोशिका में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कैंसर को करेगा, अर्बुद को करेगा, विघटन को करेगा, या फिर कुछ नहीं? द ऑप्शन होगा। बोलो कौन से ऑप्शन के पास में आप जाएंगे? यदि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे और करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? रेट्रोवायरस के बारे में बात करें तो हमें किसके पास में जाना होगा? कैंसर के पास में जाना होगा। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में कैंसर। अब 57 की बात करेंगे। पीबीआर 322 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का प्लाज्मिड, एक प्रकार का वाहक है। पीबीआर 322 प्लाज्मिड है। पहले बात तो आपको ये याद रखना, पीबीआर 322 क्या है? प्लाज्मिड है। किसके प्रति प्रतिरोधक जीन होती है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उपरोक्त सभी। डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक बार पीबीआर 322 जो प्लाज्मिड दिया उसको अच्छे से देखना है, वहां पर आपको पता चलेगा ये जो एम्पिसिलिन जो होती है ना, इन और टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों के प्रति क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक जीन पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करेंगे 58 की। सीमाकारी एंजाइम ई कोर फर्स्ट डीएनए को निम्न में से किस स्थान पर काटता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार बायोटेक का एक और धमाका आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर मेरे को ये बताना, जो सीमाकारी यानी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की बात कर रहे हैं, ई कोर फर्स्ट जो है वो डीएनए को किस स्थान पर काटता है? देखो इस प्रकार से डीएनए का टुकड़ा बना लेते हैं हम एक अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, ये किस स्थान पर काटता है? ध्यान देने वाली बात है। देखो क्या कह रहा है, GACCTG, AAATTC, GAATCG, यहाँ पर GUATCG, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा GAATTC के पास में, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनके बीच में काटने का काम करता है। 6 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची ओब्लिक चाकू है। दीजिए करेक्ट आंसर। कितना हल्का फुल्का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची ओब्लिक चाकू किसको कहा जाता है? हेलिकेज को कहेंगे, लाइगेज को कहेंगे, पॉलीमरेज को कहेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम को कहेंगे? किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप यहाँ। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम आणविक कैंची चाकू के नाम से जानते हैं, जो एक विशिष्ट अनुक्रम पर काटने का काम करता है, डीएनए को एक विशिष्ट अनुक्रम पर काटने का काम करता है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? जीवाणु, लाइसोजाइम, कवक, काइटिनेज, पादप, सेलुलोज और सभी सही हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? जीवाणु लाइसोजाइम होगा, कवक काइटिनेज होगा, पादप सेलुलोज होगा और द ऑप्शन सही है। तो देखो सभी सही है भाई, यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको सुमेलित कर लेना है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाया जाने वाला वर्तुल डीएनए क्या कहलाता है? लो जी, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपके सामने जीवाणु कोशिका है, ठीक है ना। इस जीवाणु कोशिका के अंदर इस प्रकार से इसका डीएनए पाया जाता है। इसके खुद के डीएनए के अलावा एक वर्ताकार डीएनए और देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं फेजमिड, कोजमिड, प्लाज्मिड, एपिसोम। तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो तुरंत ही पहचान गए होंगे मेरी बात को, और क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का पूरा प्रयास करना है। देखो आपको यहाँ पर जाना होगा किसके पास में? स ऑप्शन के पास में, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाया जाने वाला जो वर्तुल डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो एक श्रेष्ठ वाहक का काम करता है। नेक्स्ट 62, पीसीआर टेक्निक में टेक थोड़ा ध्यान देना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तापमान पर अधिक एक्टिव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि आपने पीसीआर टेक्निक को पढ़ा है तो उसके अंदर देखो आपको ध्यान देना है, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया गया टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो किस टेम्परेचर पर काम करेगा? अधिक एक्टिव रहता है। 72, 94, 54 और यहाँ पर दे रखा है 100। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। ध्यान रखना, यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर टेक पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिवता के ऊपर होता है, यानी उच्चतम एक्टिव के ऊपर होता है, या एक्टिवता के ऊपर होता है, सक्रियता के ऊपर होता है। यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 की बात कर रहे हैं, पीसीआर टेक्निक के चरणों का सही क्रम। ये लो, क्वेश्चन की बिल्कुल रेटिंग नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर 5 स्टार वाला क्वेश्चन और एग्जाम में आपको हूबहू दिखाई देगा। पीसीआर टेक्निक में चरणों का सही क्रम बताओ। सबसे पहले विकृतीकरण होगा पहले ऑप्शन के हिसाब से, बाद में विस्तारण होगा, उसके बाद में तापानुशीलन होगा। पहले अनिलन यानी तापानुशीलन होगा, विस्तारण होगा, विकृतीकरण होगा। विस्तारण, विकृतीकरण, तापानुशीलन, विकृतीकरण, तापानुशीलन और विस्तारण। 4 ऑप्शन आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं मेरे लाडले। बहुत अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करना है ऑप्शंस को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन कौन विद्यार्थी दे पाएगा देखना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर निकल के आया है द ऑप्शन। कौन सा होगा? द ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो होगा विकृतीकरण, ठीक है, उसके बाद में होगा तापानुशीलन, और उसके बाद में एक्सटेंशन होगा यानी विस्तारण होगा। तो यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीनगन में किस धातु के कणों पर डीएनए लेपित कर उनको उच्च वेग से प्रपोषी कोशिका में प्रक्षेपित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम धमाका क्वेश्चन का। जीनगन में किस धातु के कणों पर डीएनए लेपित कर, देखो सोडियम व पोटेशियम, रेडियम मरकरी, स्वर्ण तथा टंगस्टन और आर्सेनिक और रेडियम। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ दीजिए आप करेक्ट आंसर। देखता हूं कितने विद्यार्थी की तैयारी बहुत अच्छी है। 64 का कौन कौन करेक्ट आंसर दे पाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास में 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना और टंगस्टन होगा वहां पर, और यानी 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65, एगारोज माध्यम प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एगारोज जेल जो है या माध्यम जो होता है वो किससे प्राप्त करते हैं? बायोरिएक्टर से, समुद्री घास से, नाभिकीय अम्ल मिश्रण से, सेलुलोज से। 65 में मैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानूं? देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा समुद्री घास, यानी बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एगारोज जेल प्राप्त करने में काम आता है।
ठीक है ना, जिसमें के लिए हम जिलेडियम को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? जिलेडियम को काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए में दृश्य को पराबैंगनी प्रकाश बनाने हेतु प्रयोग करते हैं। क्या काम में लेते हैं भाई? एनोड को काम में लेते हैं, सोडियम का प्रयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड को काम में लेते हैं, या फिर बर्फ को काम में लेते हैं। दो करेक्ट आंसर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर डीएनए को दृश्य बनाने के लिए, डीएनए में दृश्य को पराबैंगनी प्रकाश बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा किसके पास में चले जाना है? से ऑप्शन के पास में, इथिडियम ब्रोमाइड के पास में चला जाना है। नेक्स्ट 67, प्रथम पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किससे हुआ? इसका तो करेक्ट आंसर मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे विद्यार्थी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और शानदार क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से पक्का पक्का ये पूछा जाएगा। प्रथम पुनर्युगज डीएनए यानी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए का निर्माण किससे हुआ? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से हुआ, क्लोस्ट्रीडियम से, ब्यूटाइलिकम से, एग्रोबैक्टीरियम से। बिल्कुल आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। आरडीएनए सबसे पहले किससे बनाया गया था? देखो बच्चों याद रखना, इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन होगा साल्मोनेला टाइफी है, ये टाइपी नहीं, टाइफिम्यूरियम से। ठीक है, और यहाँ पर अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, पहला पुनर्युगज डीएनए बनाया गया, किसने बनाया था पहला पुनर्युगज डीएनए? ये तो हमें पता चल गया कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से बनाया गया था, लेकिन बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था ये पूछ ले तो एग्जाम में, स्मिथ और नाथान्स था, कोहेन बोयर था, फ्लोरेज चेन था, हरगोविंद खुराना था। दीजिए करेक्ट आंसर। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलो, लाइक अधिक से अधिक कर दीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, पूरी की पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करने के बाद में आपके सामने ये क्वेश्चनों का सार संग्रह रखा जा रहा है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हल्का फुल्का और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखो बच्चों, कोहेन और बोयर नामक वैज्ञानिक, कौन था? कोहेन और बोयर नामक वैज्ञानिक ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। याद रख लोगे, अच्छी तरीके से रट्टा मार के एग्जाम में जाना है। कोहेन और बोयर ने फर्स्ट पुनर्योगज डीएनए बनाया था। नेक्स्ट 69, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक चाकू है? इसका करेक्ट आंसर कौन देगा? मैं देखता हूं। इकोर फर्स्ट है, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ओरी और रोफ है। रोफ का मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन है, ओरिजिन ऑफ प्रोटीन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। दीजिए करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? निम्न में से कौन सा एक चाकू है? तो सभी को पता है, यानी ईक और फर्स्ट जो होता है ना, वो क्या है? एक प्रकार का रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यानी प्रतिबंधन एंजाइम है। यानी यहाँ पर अपने पास में एक मानो या फिर ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, जिसको आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, पादपों की जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला बैक्टीरिया है, प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। बिल्कुल साल्मोनेला होगा, एग्रोबैक्टीरियम होगा, बेसिलस होगा, या फिर माइक्रोबैक्टीरियम होगा। माइक्रोबैक्टीरियम होगा। है आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? शाबाश बच्चा शाबाश। देखो यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी पादपों की जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला जो जीवाणु है वो एग्रोबैक्टीरियम है। बिल्कुल कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट बात करते हैं 71 की। बेसिलस थुरिंजेसिस की कुछ नस्लें जिनसे जिनसे निर्मित प्रोटीन द्वारा निम्नलिखित कीटों को मारा जाता है। देखिए भाई, बीटी की बात कर रहा है, बेसिलस थुरिंजेसिस की बात आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए बीटी विस की बात करें। कोलियोप्टेरन को खत्म करेंगे, डिप्टेरोन जिसमें मक्खी मच्छर आते हैं, या फिर लिथिडोप्टेशन के नाम से जिसको सैनिक कीड़ा, तंबाकू की कलिक कलिक कीड़ा, कलिक कीड़ा है, कलिका कीड़ा, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सा है कि इसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे सही हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन राइट है, बिल्कुल बीटीविस के द्वारा बनाए जाते हैं। परजीवी गाय जिनसे मानव निर्मित, देखो मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया, जिनमें मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन था, वह कौन सी गाय थी? परजीवी गाय थी जिसका नाम रोजी, मोजी, भोजी, डोली। यहाँ तो आपको करेक्ट आंसर देना ही है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए मेरे लाडले। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? रोजी के पास में जाना होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन का यूज होता है। लीजिए, बायोटेक के यूज के अंदर एक और धमाका 5 स्टार वाला क्वेश्चन। मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन का यूज होता है कैंसर के निदान में, हीमोफीलिया के निदान में, एम्फासीमा के निदान में, या फिर एम्फी यूरिन के निदान में। किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर के पास में जाना है। अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शाबाश बच्चा, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मेरे लाडले आपको जाना होगा किसके पास में? से ऑप्शन के पास में। यानी इम्फासीमा जो है उसके निदान में हम किसको काम में लेते हैं? अल्फा एंटीट्रिप्सिन को काम में लेते हैं। ठीक है, से ऑप्शन बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों में एडिनोसिन डाईएमिनेज की कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट देख पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यानी जिन चिकित्सा के अंदर सबसे पहले 4 वर्षीय बालिका के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज का उपचार करने के लिए इस टेक्निक को काम में लिया गया था। फेफड़ों का प्रत्यारोपण करेंगे, यकृत का करेंगे, अस्थि मज्जा का करेंगे, या फिर किडनी का करेंगे। बिल्कुल 74 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? देखो मेरे लाडले, आपको जाना होगा किसके पास में? बोन मेरो के पास में जाना होगा। किसके पास में जाना होगा? बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा के पास में जाना होगा। से ऑप्शन के पास में जाना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लो, इसको रट्टा मार लो। 74 नंबर जो है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण के द्वारा एडिनोसिन डी एमिनेज का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमुलिन है। मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देंगे। एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रतिजैविक है, एक इंसुलिन है, या फिर वृद्धि हार्मोन है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, सीधा मैं करेक्ट आंसर के पास में जा रहा हूं। तो आपको याद रखना है, प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन नाम दिया गया था, इरिसिया कोलाई जीवाणु से प्राप्त की गई थी। बच्चाइए, किससे प्राप्त की गई थी? इरिसिया कोलाई जीवाणु से। तो 75 नंबर क्वेश्चन का अपना से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से पारजीवी जंतु है। देखो, कौन सा पारजीवी जंतु है? खरगोश है, सुअर व भेड़ है, गाय मछलियां हैं, या फिर उपरोक्त सभी है। दीजिए करेक्ट आंसर। 76 नंबर में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करना है। पारजीवी जंतु है, सारे ही हैं, खरगोश भी है, सुअर भेड़ गाय मछलियां सब हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 77 की। निम्नलिखित में से कपास के मुकुल कर्मी यानी बड वर्म को नियंत्रित करने वाला कौन है? क्राइफस्ट एबी होगा, क्राइफस्ट एसी होगा, क्राइफस्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी होगा, क्राइफस्ट एबी एंड क्राई सेकंड एस सॉरी क्राइफस्ट एसी होगा। यहाँ दीजिए करेक्ट आंसर। आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? 77 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा? से ऑप्शन के पास में। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी जो होता है वो मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है। और किसके मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है? कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है। यदि मक्का छेदक पूछ ले तो क्राई फर्स्ट एबी होगा। ठीक है ना, मैं लिख कर यहीं दे देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। क्राई फर्स्ट, देखो क्या बात करें, क्राई फर्स्ट एबी, तो आपको याद रखना ये तो किसके अंदर करेगा भाई? मक्का के अंदर। क्या करेगा? मक्का के अंदर। ठीक है, मक्का छेदक को रोकने का काम करता है। और ये जो क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी है, ये कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर उनकी पैदावार को कम कर देता है? क्राई फर्स्ट एबी है, डॉक्टेरोन है, कोलियोप्टेरोन है, या मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया है। कितना शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हो आप। 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। निम्नलिखित में से कौन तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर उनकी पैदावार को कम कर देता है? मेरे लाडले, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया। आरएनए अंतरक्षेपण विधि पर आधारित है। ये आरएनए अंतरक्षेप विधि पर आधारित है। ठीक है, तो 78 नंबर का अपने पास में द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 79,
जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में व्याख्या किया है, तो ऑल स्टूडेंट इस पर अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। इंसुलिन की कमी को 1930 में, एल्बुमिन की कमी 1317 में, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को 1990 में, या फिर ये सभी सही हैं? देखो 4 वर्षीय बालिका में सबसे पहले एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज 1990 में जीन चिकित्सा को काम में लिया गया था। यहाँ पर अपने पास में जो राइट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन बनाया गया, किसने बनाया था भाई? 1981 में एली लिली अमेरिकन कंपनी ने, 1993 में रुक्सी लिली अफ्रीकन कंपनी ने, 1983 में एली लिली अमेरिकी कंपनी ने, या फिर ए व ब दोनों सही हैं? इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप। तो यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और यदि आपने थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन बनाया गया, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको जाना होगा स ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? स ऑप्शन के पास में जाना होगा। 1983 में एली लिली नाम की कंपनी थी जो अमेरिका की थी। कहाँ की थी भाई? अमेरिका की थी, जिन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहले मानव निर्मित इंसुलिन को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर है? ध्यान देना, गोल्डन राइस सुनहरा चावल विटामिन सी से, विटामिन के से, विटामिन ए से, विटामिन डी से? दीजिए करेक्ट आंसर। 81 का आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करने वाले हैं? देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बिना सोचे समझे पहुंच जाना, रट्टा मार लो। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखने वाली बात नहीं, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है भाई, यानी यहाँ पर 81 का अपने पास में सही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 82 की। स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया था? नियम किसने दिया था? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने दिया था, स्वामीनाथन ने, एलन ने, या फिर गोसे ने? 4 ऑप्शन आपके पास में 82 में। डीजे करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 82 स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया था? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने, स्वामीनाथन ने, एलन ने, गोसे ने? देखो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा किसके पास में? द ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी गोसे नामक वैज्ञानिक ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थ्योरी को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 83, चरघातांकी जनसंख्या वृद्धि सूत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है चरघातांकी, ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देना। यहाँ पर 5 स्टार वाला क्वेश्चन। एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जीव समष्टि वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। देखो RN बट्टा DN बराबर का DT, DN अपोन में DT बराबर का RN, DN अपोन में RN बराबर का DT, या फिर क्या कहना चाहता है अगला? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हो, DT अपोन में DN बराबर का RN। इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप। तो यदि आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। यदि ध्यान में नहीं है ना तो ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, DN अपोन में DT बराबर का RN होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हो, DN अपोन में DT बराबर का RN। नेक्स्ट, कसकुट्टा अमर बेल पौधा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमर बेल पौधा है, परपोषी, परजीवी, उत्पादक, परभक्षी? दीजिए करेक्ट आंसर। कसकुट्टा अमरबेल कैसा पौधा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जाना होगा किसके पास में? बे ऑप्शन के पास में। एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है कसकुट्टा अमरबेल, तो यहाँ पर अपने पास में 84 के अंदर बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 85 की बात कर रहे हैं, अंजीर साथी बर। देखो अंजीर का एक साथी है बर, जिसको कहा जाता है बर, की जाति से परागित होती है, बदले में अंजीर बर को पोषण देने का काम करती है। ये एग्जाम्पल क्या है? सहभोजिता है, स्पर्धा का है, सहोपकारिता का है, या फिर परजीविता का है, या परजीवी का है? कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर को? यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा मेरे लाडले,
अंजीर साथी बर की जाति से परागित होता है और बदले में अंजीर बर को पोषण देने का काम करती है। बोलो भाई, ऐसा रिलेशनशिप जो होता है वो सह संबंध क्या कहलाता है? किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? देखो, ये किसका काम कर रहा है? सहोपकारिता का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, यानी स ऑप्शन हो जाएगा। दोनों जातियों को लाभ हो रहा ना, तो इस घटना को सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 86, गेलापेगो द्वीप में एबिंगटन कछुए समाप्त होने का कारण क्या था? स्पर्धा था, परजीविता था, या फिर परभक्षण था, या फिर सहभोजिता था? दीजिए करेक्ट आंसर। एबिंगटन कछुए के समाप्त होने का कारण क्या था? तो बिल्कुल बच्चा याद रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। यहाँ पर हो गया था इनके बीच में कंपटीशन, और कंपटीशन होने की वजह से, स्पर्धा होने की वजह से क्या हो गए थे, ये कछुए नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पर अपने पास में हो गया ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है। शार्क के, देखो छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहभोजिता, सहजीविता, परभक्षण, परजीविता? इसका दीजिए आप तो करेक्ट आंसर। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, गलत मत कर देना एग्जाम में। रिलेशनशिप से यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा बच्चा। देखो, ये घटना क्या कहलाती है? सहभोजिता। क्या कहलाती है? सहभोजिता, साथ साथ रह करके भोजन प्राप्त करने का क्रम। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में से किस पुष्प के साथ मक्षिका कूट मैथुन करती है? मैं कहता हूं कि इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चा, और एग्जाम की दृष्टि से ये रामबाण घोल कर के पी लो, इन क्वेश्चनों को हूँ बहु छपने वाले हैं। रट्टा मार लो अच्छी तरीके से, पढ़ लो मेरे लाडले, पढ़ लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। सरसों होगा, ओरफिस है, ध्यान देना, ऑफिस लिखा हुआ है, ओरफिस, ऑर्किड, अंजीर और एल्थेरोजिया? दीजिए करेक्ट आंसर। मक्षिका कूट मैथुन करती है, और किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले? देखो, यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा स ऑप्शन, ब ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर ये क्रम गलत लिखा हुआ है, ब ऑप्शन। देखो, ब ऑप्शन हो जाएगा। मैं बड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन पे क्या जाना, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑर्फिस ऑर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्फिस ऑर्किड हो जाएगा मेरे लाडली। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस में एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को न तो लाभ है और न हानि होती? यहाँ दीजिए आप एक आंसर। कितने विद्यार्थी हैं जिनका ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है? ये चैप्टर थोड़े से लेंदी लगते हैं, थोड़े से अजीब लगते हैं, तो लोग पढ़ते नहीं हैं, और एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर गलत कर देते हैं बच्चे। निम्न में से किस में एक जाति को तो लाभ होगा, दूसरी जाति को न तो लाभ होगा न हानि होगी? इसको सहोपकारिता, सहभोजिता, परभक्षण, परजीविता कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। चार ऑप्शन छांट लीजिए, चार में से कौन सा करेक्ट होने वाला है? 89 नंबर क्वेश्चन का आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट करने वाले हैं? निम्न में से किस में एक जाति को लाभ होगा, दूसरी जाति को न लाभ होगा न हानि होगी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आते ही बिना सोचे समझे आपको किसके पास में जाना है? सहभोजिता के पास में। जब दोनों जातियों को लाभ होगा ना, दोनों को लाभ होगा, दोनों जातियों को क्या हो? लाभ, तो उसको तो बोलते हैं सहोपकारिता। एक जाति को लाभ होगा, देखो, और दूसरी जाति को न लाभ होता और न हानि होती है, उसको कहा जाता है सहभोजिता। और परभक्षण, परजीविता का मतलब ये होता है एक को तो लाभ होगा, एक को तो क्या होगा? लाभ, एक को लाभ होगा और दूसरी को क्या होती है? इसके अंदर हानि होती है। ठीक है, चारों के बारे में बता दिया मैंने आपको यहाँ। 90 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट देके जा रहा हूँ। इकोलॉजी वाला चैप्टर, पारितंत्र वाला है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं सदैव सीधे, सदैव उल्टे, सीधे व उल्टे, कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर किस प्रकार के बनेंगे। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? ऊर्जा के पिरामिड किस प्रकार के बनते हैं? देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आते ही सीधा सीधा याद रखना, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। तो 90 नंबर क्वेश्चन का अपना एक नंबर ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्राय होते हैं।
दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूं। समुद्र के जैव भार मात्रा के पिरामिड या जैव मात्रा के पिरामिड सदैव होते हैं, प्राय होते हैं, सॉरी प्राय होते हैं, उल्टे होते, सीधे व उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, या फिर यहाँ पर ये सभी होते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं? कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्राय होते हैं, तो रट्टा मारना है, अच्छे से घोटना है, चाटना है, घोल करके पीना है। यानी कैसे होंगे वो? सीधे। तो यहाँ पर भी अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? स ऑप्शन। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड जो होते हैं प्राय सीधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? इसका दीजिए आप तो करेक्ट आंसर। किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? वन पारितंत्र में होगा, घास स्थल पारितंत्र में होगा, ताल पारितंत्र में होगा, या फिर झील पारितंत्र में होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। यहाँ पर इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पक्के दिखाई देंगे आपको और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किसके पास में जाने वाले हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पर आएगा अपने पास में वन पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट 93, प्रत्येक पोषी स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, 20%, 30, 90 और 10%। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी के द्वारा आना चाहिए। देखो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा द ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है ना, यानी यहाँ पर अपने पास में आएगा 10% का नियम, और जिसको किसका नियम कहते हैं? दशांश का नियम कहते हैं बच्चा। किसका कहते हैं? दशांश का। और वैज्ञानिक था जिसने ये नियम दिया, उसका नाम था लिंडेमान। ठीक है, लिंडेमान ने एक नियम दिया था 10% का नियम। यानी जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर के द्वारा उपभोग की जाती है, 90% ऊर्जा जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। बिल्कुल क्लास लंबी है, ध्यान देना। 94 की बात करेंगे अब। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में कितना आंका गया? यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से ही रट के जाना आपको। इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी नजर एनसीईआरटी में इस लाइन के ऊपर नहीं गई होगी। अब सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन मिलने वाले हैं लास्ट के चैप्टर से, तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण बच्चा सेशन के साथ में पूरा अंत तक बने रहना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैं देके जा रहा हूँ बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में बनाए, अच्छे से रीड आउट करने। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में कितना आंका गया? 70 बिलियन टन, लगभग 40 बिलियन टन, या फिर 170 बिलियन टन, लगभग 170 बिलियन टन, या फिर लगभग 20 बिलियन टन? दीजिए करेक्ट आंसर। 94 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको बच्चा जाना होगा से ऑप्शन के पास में। लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट 95, सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए लाइन के ऊपर गौर फरमाइएगा। एनसीईआरटी की लाइन देखो किस प्रकार की यहाँ पर शामिल की गई है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जो होती है से शोषण के दौरान जो क्षति होती है उसको यदि हम बाहर कर दें तो क्या बचेगा? प्राथमिक उत्पादकता, नेट द्वितीयक उत्पादकता, तृतीयक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता। दीजिए करेक्ट आंसर। 95 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाए? देखो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। ठीक है ना, और क्या बचेगी अपने पास में? नेट प्राथमिक उत्पादकता बचेगी। नेक्स्ट 96 की बात कर रहे हैं। जीपीपी माइनस का आर बराबर का एनपीपी। देखो इस प्रकार से लिख लेना आपको, जीपीपी माइनस का आर कर देंगे और यहाँ पर अपने पास में बचेगा एनपीपी। ये किसको प्रदर्शित करता है? देखो क्या कहता है, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम रेस्पिरेशन को निकाल देते हैं तो अपने पास में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचेगी।
यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पर अपने पास में स ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट 97, रेड डाटा पुस्तक 2004 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा प्रकाशित होती है? नेरी के द्वारा, WWF, IUCN या फिर पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा? दीजिए करेक्ट आंसर। 97 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? रेड डाटा पुस्तक जो है, लाल आंकड़ा किताब किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको रट्टा मार लेना है, IUCN के द्वारा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 98 की बात कर रहे हैं। सिचलिड मछलियों, ध्यान देना कि 20 से अधिक जातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? सिचलिड मछलियां नष्ट हो गई थी, उसकी 20 से ज्यादा जातियां नष्ट हुई थी। कारण क्या माना गया? नील नदी की नाइल पर्च को माना गया, समुद्री गाय को माना गया, हाइसिंथ आइकोर्निया को माना गया, या फिर गाजर घास को माना गया। 98 नंबर क्वेश्चन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर करना है ए ऑप्शन। नील नदी की नाइल पर्च जो होती है ना, उसके आक्रमण के कारण से सिसलिड मछलियों की लगभग 20 से अधिक जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नाइल पर्च याद रखने, रट्टा मार लो। नेक्स्ट है अपने पास में 99 नंबर क्वेश्चन। देखो 1992 के अंदर 1992 में जैव विविधता का एक ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, रियो डी जनेरिया में हुआ, जकार्ता में, इंडोनेशिया में? इसका करेक्ट आंसर प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बच्चा। 1992 में जैव विविधता का ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बे ऑप्शन के पास में जाना है, रियो डी जनेरिया के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। ये लो जी, कितनी शानदार लाइंस आपके सामने रखी गई हैं। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के 190 देशों ने भाग लिया। 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक व स्थानीय स्तर पर कमी लाएंगे। बिल्कुल, कौन सा कथन सही है? तो याद रखना तीनों ही कथन अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन राइट होगा, और तीनों कथनों को एग्जाम में बिल्कुल पढ़ के जाना है। बहुत शानदार स्टेटमेंट आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन। विश्व में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? विश्व की बात कर रहे हैं। 18 हैं, 34 हैं, 21 हैं, या फिर 36 हैं? देखो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा बे ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? बे। और भारत की बात करें ना तो आपको ध्यान देना 3 हॉटस्पॉट माने गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? देखो बच्चों बात करो, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, और या फिर कह रहा है कि द ऑप्शन। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो सारे के सारे ही हैं। यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 103 की बात करेंगे। भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हैं? 10 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 21 हैं? 10, 13, 14 या 21? भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बच्चों भूल मत जाना, इसको अच्छी तरीके से रट के जाना भाई, ये एग्जाम में गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सही ऑप्शन होगा, 14 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन की। भारत का जलीय राष्ट्रीय जंतु कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन, जिसको गांगे डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, घड़ियाल, रोहू मछली, रोटू नहीं है ये, रोहू मछली, या फिर इनमें से नहीं? बिल्कुल, भारत का जलीय राष्ट्रीय पशु जंतु कौन सा है? तो बच्चों अच्छी तरीके से फिट कर लेना मेमोरी में, गंगा की डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन के नाम से जिसको जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 105 की। केटफिश जाति की मछलियों को किस विदेशी मछली से खतरा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में पेपर बनाने वाले का ध्यान इस चैप्टर में इस क्वेश्चन पर तो पक्का ही जाएगा। तो देख लेना, केटफिश जाति की मछलियों को किस विदेशी मछली से खतरा है? अफ्रीकन क्लेरियस गैरीपाइनस से है,
ऑस्ट्रेलियन स्किलोडियन से हैं, अमेरिकन अनाबास से, या फिर जापानी एक्सोसिटस से। देख लीजिए अच्छी तरीके से यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे लाडले। इसको मैं बड़ा सा मार्क कर देता हूँ, इसके चारों ओर राउंड बना देता हूँ बढ़िया कलर से, और भूल मत जाना और एग्जाम में पढ़ करके जरूर जाना। अफ्रीकन क्लेरियस गेरीपाइनस जो होती है ना, उसको केटफिश जाति की मछलियों को खतरा बना हुआ है, और ये विदेशी मछली है। यहाँ पर अपने पास में 105 में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 106 की बात करेंगे। जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। में ग्रोथ होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यह बात कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? विल्सन था, डेविड टिलमैन था, पॉल एहरलिख था, रॉबर्ट मेह नामक वैज्ञानिक था। देखता हूं कितने बच्चे इसके करेक्ट आंसर के पास में पहुंचते हैं। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर दिया आज की इस बेहतरीन क्लास में। देखो आपको जाना होगा डेविड टिलमैन के पास में। किसके पास में जाना होगा? डेविड टिलमैन के पास में जाना होगा। टिलमैन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि डाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर यदि ग्रोथ होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से इसको रटना है। नेक्स्ट बात करते हैं 107 की। रिबेट पॉपर परिकल्पना किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, रिबेट पॉपर परिकल्पना विल्सन ने, टिलमैन ने, एहरलिख ने, डेविड मेह ने। 107 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर निकालना है यहाँ पर आपको। देखो बच्चों, रिबेट पॉपर परिकल्पना की यदि बात करें तो आपको जाना होगा पॉल एहरलिख के पास में, और यहाँ पर अपने पास में 6 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल निकल के आएगा और राइट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझना है और रीड आउट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे 108 नंबर की। विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान है। ये क्वेश्चन देख लेना और इसको अच्छी तरीके से नोट्स में डाल लेना, और एग्जाम में जाने से पहले मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन तो पक्का ही पढ़ के जाएंगे आप, क्योंकि मुझे उम्मीद है, वो मैं जानता हूँ कि बच्चों को लास्ट वाले चैप्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, पढ़ के नहीं जाते अच्छे से। 1.15, 1.0, 2.05 और 4.15। तो देखना, विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों में फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा ढलान जो होता है बच्चा, वो 1.15 होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट बात करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से वर्तमान में कितने प्रतिशत जातियां विलुप्त के कगार पर हैं? देखो, 12% पक्षी हैं, 23% स्तनधारी, 31% आवर्तबीजी पादप की जातियां, और 10 नंबर में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। बिल्कुल, देखो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। मेरे लाडले यहाँ पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा? 10 नंबर ऑप्शन निकल करके आएगा जो राइट है। याद रखना, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 31% आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म की जातियां जो है वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। बिल्कुल। अब 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी पर पौधों की जातीय विविधता कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा आना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। पृथ्वी पर पौधों की जातीय विविधता 31% है, 26 है, 22 है, 85 है। अच्छा क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना। इसको भी 22% है पृथ्वी के ऊपर पौधों की जातीय विविधता। बिल्कुल, यहाँ पर अपने पास में 6 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से एक बड़ी मैराथन क्लास के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी को हमने कवर किया, जिसमें 12th बायो एनसीईआरटी 13 के 13 चैप्टर जो थे वो आपके सामने रखे गए हैं, और बहुत अच्छी तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। बच्चा, आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से पहले राज एजुकेटर का एक और वार किया गया और एक और युद्ध किया गया, जिसमें आपके सामने कंप्लीट एनसीईआरटी को रखा है। मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत शानदार कंटेंट और डाटा है। अच्छी तरीके से पूरे के पूरे 110 क्वेश्चन को पढ़ के जाना, एग्जाम से पहले एक बार पक्का पढ़ के जाना। देखने को मिलेगा आपको 11 तारीख को यहाँ से बहुत सारा कंटेंट जो है वो 34 क्वेश्चन में अपना होगा। एग्जाम में एनसीईआरटी के 34 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उनमें बहुत सारा कंटेंट इन 110 में से मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार से फिर से विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे से पढ़ के जाना है। सभी विद्यार्थियों का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और बच्चों, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी तक अपना सेशन जाना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ,
कि अपने चैनल को इतना आगे करिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को इसका लाभ मिले। बिल्कुल और कंटेंट के साथ में फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।